सो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग में हम लोगों ने हार्ट को बहुत अच्छे से कवर किया है। अब इसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हाँ, हार्ट से रिलेटेड एक दो छोटे मोटे चीज़ रह गए थे, मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे लगा कि वो भी बता देना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या है कि एक पूछा गया कि साइज ऑफ हार्ट क्या है, साइज ऑफ हार्ट। तो भाई साइज ऑफ हार्ट क्लोज फिस्ट, ऐसे बंद कर लो, जितना इसका साइज होगा वही तुम्हारे हार्ट का साइज है, यानी इट इज इक्वल टू क्लोज्ड फिस्ट, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो एनिमल्स लिखे जा रहे हैं उनमें कितने चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, बर्ड्स में एंड मैमल्स में, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, और फिशेस में, फिशेस कहो या पीसेस भी बोल सकते हो, पीसेस क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 4 चैम्बर्ड हार्ट है, यहाँ पर आपका 3 चैम्बर्ड और यहाँ पर 2 चैम्बर्ड हार्ट है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि बर्ड्स एंड मैमल्स में ऐसा क्या अलग है कि उनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होना जरूरी है या उनमें पाया जाता है। तो बर्ड्स और मैमल्स क्या है, होमियोथर्मिक है। होमियोथर्मिक का मतलब क्या हो गया, जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा, देखो अभी सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में अगर टेम्परेचर फॉल कर जाए, यानी ठंडी का महीना हो, तो उसमें क्या होगा, बाहर का टेम्परेचर डाउन हो गया, तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर हाई है, तो यहाँ से हीट रेडिएट होगा, ठीक है। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग एडजस्ट हो जा रहा है, जैसे कि फिशेस में होता है, एम्फीबियंस में होता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग का बॉडी टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट कैसे रहेगा, आखिर हीट तो बाहर निकल रहा है ना, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है, तो हीट तो हमेशा निकल रहा है, तो बॉडी में हीट प्रोड्यूस होना चाहिए, और इसके लिए बायोकेमिकल रिएक्शंस होने चाहिए जो हीट प्रोड्यूस करते हो, और उसके लिए चाहिए ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का डिमांड बर्ड्स और मैमल्स में क्या है, ज़्यादा है, और ज़्यादा होने की वजह से जो हार्ट है उसका चैम्बर का डिवीजन 4 चैम्बर में होना जरूरी है, ताकि कहीं भी ब्लड का डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड से मिक्स ना हो, ठीक है। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या हुआ, बर्ड्स एंड मैमल्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट टू एंश्योर the separation between deoxygenated and oxygenated blood, because the demand of oxygen is more in these animals because their body temperature is constant, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग से पूछा गया ब्लड प्रेशर, इसका वैल्यू पूछा गया है, ब्लड प्रेशर का वैल्यू तो डायरेक्ट याद कर लो, जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी राइट वेंट्रिकल लंग्स में ब्लड को भेजेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ भेजेगा, डोर्सल ऑर्टा यानी बॉडी पार्ट में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो प्रेशर क्रिएट होता है 120 mmHg होता है, इसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, यानी रिलैक्सेशन फेज का प्रेशर क्या है, तो ये होता है 80 mmHg। इसीलिए डॉक्टर जो है जनरली ऐसे लिख देते हैं 120-80, मतलब ये सिस्टोलिक प्रेशर है और ये डायस्टोलिक प्रेशर है। अगर 120 mmHg से ज़्यादा हो जाए प्रेशर, तो उसी सिचुएशन को लोग कहते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। कौन से ऑपरेटस से ये मेजर किया जाता है, उसका नाम जरूर लिख लेना, क्योंकि स्पेलिंग जरूरी है उसका जानना। स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर इज द apparatus by which the blood pressure is measured, ठीक है ना। इसके बाद जो है हार्ट साउंड का एक बात आया कि हार्ट साउंड देखो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है कि बहुत सारे सॉन्ग्स में तुम सुनते हो कि हार्ट का साउंड धक 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 ऐसे बोलते हैं, बट असल में ये धक धक साउंड नहीं होता है, लब डब साउंड होता है, लब डब, लब एंड डब। तो एक्चुअल में सॉन्ग में भी बोलना चाहिए जो है लब डब, है ना। तो लब डब साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो जो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स हैं, यानी ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व जब बंद होते हैं, तो उस समय साउंड प्रोड्यूस होता है लब। कब बंद होते हैं, जब सिस्टोल क्रिएट होता है, यानी वेंट्रिकल्स जब ब्लड को पंप करने वाले होते हैं, राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा बॉडी पार्ट्स में, तो उस समय जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो वॉल्व्स थे ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व दोनों बंद हो जाते हैं, ऐसे बंद हो जाते हैं, ठीक। तो जब बंद हो जाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जब
ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड यानी दोनों ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व यानी ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच वाले वॉल्व जब बंद होंगे तो साउंड प्रोड्यूस होता है लब, ठीक। और जब ब्लड फिल होता है वेंट्रिकल्स में यानी ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ ब्लड आता है, और सेमी लूनर वॉल्व मैंने बताया था आपको इससे पहले वाले वीडियो में, जो हाफ मून शेप के दो वॉल्व होते हैं, एक पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व और दूसरा ऑर्टिक सेमी लूनर वॉल्व, वो जब बंद होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है डप। तो लब डप ये साउंड प्रोड्यूस होता है हार्ट में, ठीक है ना। अच्छा, वॉल्व का क्या काम होता है, क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ वॉल्व्स। ये मैंने पिछले क्लास में बताना छोड़ दिया था, शायद मैंने बताया नहीं होगा। वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन हार्ट टू एंश्योर द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। हार्ट का स्ट्रक्चर आपको मैंने बता चुका है, उसमें आप देखे होंगे कि ब्लड जब फ्लो करेगा तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी, जैसे राइट अर्किल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, लेकिन राइट वेंट्रिकल से राइट अर्किल में नहीं जा सकता है क्योंकि वॉल्व बंद हो जाता है। वैसे ही लेफ्ट अर्किल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेकिन वापस उल्टा नहीं जा सकता है वो। तो वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन हार्ट टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन हार्ट टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये सब छोटे मोटे कुछ क्वेश्चंस हैं, छोटे मोटे बच गए थे तो मैंने बता दिया। इसके अलावा भी अगर कुछ छोटा मोटा बच जाएगा तो कर लेना, कोई बात नहीं है। चलो अब इसको अब देखा जाए, जो टॉपिक मैंने अभी लिखा। चलो देखो, पहला टॉपिक मैंने यहाँ लिखा ट्रांसपीरेशन, और इसका मैंने डिफिनीशन लिखना है, तो डिफिनीशन कर देता हूँ। ट्रांसपीरेशन, इट इज द लॉस ऑफ, डिफिनीशन पूछा गया है भाई इसका, इट इज द लॉस ऑफ water in the form of water vapors from the aerial part, एरियल मतलब जो हवा में जो पार्ट होता है, यानी रूट को छोड़ के जितना भी पार्ट है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। एरियल पार्ट में मेनली जो है लीफ से होता है, इसके अलावा यंग स्टेम जो होगा, जो अभी अभी स्टेम बना है तो ग्रीन कलर का होगा, सॉफ्ट होगा, तो वहां पर भी हो सकता है। इसके अलावा ओल्ड वुडी स्टेम से भी हो सकता है जिसमें लेंटिसिल्स पाए जाते हैं, लेकिन तुम्हें अभी उतना डिटेल नहीं जाना है। ट्रांसपीरेशन लीफ से मेनली होता है, ये बात जान लेना। ऐसे ये प्लांट है तो लीफ जो होगा, लीफ के सरफेस पर पोर्स पाए जाते हैं छोटे छोटे, इन्हीं पोर्स को क्या बोला जाता है, स्टोमेटा। और स्टोमेटा से ही वाटर का लॉस होता है, किस फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होता है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर लिखा गया है। और इसी स्टोमेटा को अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ऐसे। ये गार्ड सेल्स का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। इनर जो मेम्ब्रेन होता है वो थिक होता है, आउटर मेम्ब्रेन थिन होता है, और इस गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। लीफ का स्ट्रक्चर है ये गार्ड सेल्स हैं, और ये जो गार्ड सेल्स मैंने लिखा, और ये जो पोर दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। तो इसी के थ्रू वाटर वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकलता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। जैसे हम लोग जब हॉट एंड ह्यूमिड डे में ट्रेवल करते हैं तो स्वेटिंग हो जाता है ना, क्योंकि हमारे स्किन में बहुत सारे पोर्स हैं, वहां से स्वेटिंग होता है। वैसे ही प्लांट की बॉडी में जो लीफ है उसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिनको मैंने यहाँ डिटेल बनाया, इसी को स्टोमेटा बोलते हैं। और इसके थ्रू वाटर वेपर के फॉर्म में जब निकलेगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपीरेशन, यानी लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द टाइनी पोर्स और स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज, दो एडवांटेज पूछा गया एग्जाम में। तो पहला एडवांटेज, इट क्रिएट्स कूलिंग इफेक्ट, जैसे स्वेटिंग होगा तो स्किन जो होगा हीट अप नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से प्लांट के बॉडी को भी ये कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट। क्योंकि देखो, अगर ऊपर से वाटर का लॉस हो रहा है तो वहां
लो प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि वहाँ से कोई चीज़ जा रहा है, वेपर के फॉर्म में निकल रहा है, तो वहाँ कमी हो गई कोई चीज़ की, तो लो प्रेशर जोन बनेगा। इसलिए वाटर ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा और वाटर में ही डिजॉल्व है मिनरल्स, तो वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में ये प्रोसेस हेल्प करता है। ठीक है, ये दोनों याद रखना भाई। ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स कूलिंग इफेक्ट एंड इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप इसी को कहते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट को ही हम लोग बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। तो अभी मैं इस पर बात डिस्कस कर रहा हूँ, इसको पहले बता दूं। अच्छा चलो मैं इसी को बता देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ तब बताता हूँ मैं। ठीक है, तुम चाहोगे तो इसको प्रैक्टिस कर ही लिए होगे, मिटा देता हूँ मैं। ये सब चीज़ पूछा गया है भाई, इसमें से मैंने पहले ही बोला कि मैंने 1 बाय 1 क्वेश्चन के जो चीज़ें हैं उसमें से मैं इंपॉर्टेंट चीज़ निकाल के बता रहा हूँ आपको। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल में कौन कौन से फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए, फॉर एसेंट ऑफ सैप। तो पहला है रूट प्रेशर, रूट प्रेशर। दूसरा होगा ट्रांसपिरेशनल पुल, इसके अलावा कैपिलरी एक्शन है, कोहेसिव फोर्स है, लेकिन वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रूट प्रेशर क्या होता है, देखो रूट जो होता है, ये जो रूट के सेल्स हैं ऐसे, ये रूट हेयर है, ठीक है, ये आपका रूट हेयर है, और ये जो हो गया रूट सेल है। तो रूट सेल में क्या होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट से इसमें आयंस जाते रहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब वहां एनर्जी की खर्च होगी, ठीक है ना। बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी रूट सेल्स टेक अप आयंस इनसाइड देम, यानी कि सेल के अंदर आयंस गया, और आयंस गया तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। और ये सॉल्यूशन कैसा बन गया, इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा बन गया, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक हो गया। और इस हाइपरटोनिक जब हो गया तो बाहर जो सॉइल में वाटर है वो अब इसके अंदर जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोस्मोसिस। वाटर इंटर्स इनटू द सेल्स ऑफ रूट टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। यानी अगर हम प्लांट के स्टेम को लगा दें रूट के अंदर, सॉरी स्टेम को लगा दें सॉइल के अंदर, तो वो काम वो नहीं कर पाएगा जो रूट कर सकता है, क्योंकि रूट में कुछ स्पेशलिटी है कि रूट के सेल्स आयंस का इंटेक करते हैं। एमसीक्यू में पूछा गया भाई, रूट के सेल्स आयन का इंटेक करते हैं सॉइल से, जिससे उसका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, हाइपरटोनिक। और हाइपरटोनिक हो गया मतलब कंसंट्रेटेड हो गया, तो बाहर तो वाटर है बहुत सारा सॉइल में, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है या हाइपोटोनिक बोल सकते हो। तो पानी अपने आप सेल के अंदर जाएगा, किस सेल के अंदर, रूट सेल्स के अंदर। तो इससे जो ये जो प्रेशर क्रिएट होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रूट प्रेशर, ठीक। अब ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है, अब प्लांट के एरियल पार्ट से अगर वाटर का लॉस हो रहा है वेपर्स के फॉर्म में, तो यहाँ एक लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो लो प्रेशर क्रिएट होगा तो वाटर जो होगा ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ ट्रांसफर होगा, क्योंकि यहाँ वाटर ज़्यादा है, यहाँ वाटर बहुत है सॉइल में, और यहाँ लॉस हो रहा है। तो ये ट्रांसपिरेशनल पुल, ये सक्शन फोर्स क्रिएट करेगा, एक किस्म से कर सकते हो सक्शन फोर्स, यानी कि एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, वहां से वाटर वेपर जब रिमूव हुआ तो वहां प्रेशर डिक्रीज हुआ, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से लिक्विड ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। तो यही दो इंपॉर्टेंट फोर्स है। इसके अलावा कैपिलरी एक्शन भी है, कोहेसिव फोर्स है, यानी वाटर का मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, ये कहलाता है कैपिलरी एक्शन। क्या, अगर अब तुम टॉवेल को लेके बकेट में पानी ले लो और टॉवेल को बस टच करा दो नीचे, क्या होगा, पानी ऊपर चढ़ेगा, पतले पतले पोर्स हैं उसी के थ्रू चढ़ रहा है। तो जाइलम वेसल्स में क्या होता है, बहुत ही डेलिकेट ट्यूब है जिससे वो ट्रेवल करता है, ठीक है। हाँ, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, देखो ट्रांसलोकेशन क्या है, इसका डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ। ट्रांसलोकेशन क्या होगा, अब जो प्रिपेयर्ड फूड होगा ना, जो प्लांट के लीफ में फोटोसिंथेसिस होगा, तो जो प्रिपेयर्ड फूड है
उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। यानी द ट्रांसपोर्ट ऑफ soluble products of photosynthesis by phloem is called translocation। ठीक है, ये किससे होगा? फ्लोएम से होगा। और एसेंट ऑफ सैप किससे होता है? जाइलम से होता है। तो ट्रांसपोर्ट बाय जाइलम एंड ट्रांसपोर्ट बाय फ्लोएम को हम डिफरेंशिएट कर लें थोड़ा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी आ सकता है। देखो ट्रांसपोर्ट बाय जाइलम, ट्रांसपोर्ट बाय फ्लोएम। पहला क्या हो गया? इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट। यहां क्या हो गया? इट ट्रांसपोर्ट्स soluble products of photosynthesis to the storage parts like root, fruits, seeds, etc. Direction of flow is upward। खाली ऊपर की तरफ इसमें फ्लो होता है, और इसमें क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज अपवर्ड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड, अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके दो मेन कंपोनेंट होंगे, जाइलम वेसल्स, तुम लिख लेना मेन कंपोनेंट्स, वेसल्स एंड ट्रैकेट्स। और इसके जो मेन कंपोनेंट होंगे फ्लोएम, इसके जो दो मेन वेसल्स, दो मेन कंपोनेंट्स हो जाएंगे सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स, ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट कर दिए हम लोग इन दोनों को, ट्रांसपोर्ट बाय जाइलम एंड ट्रांसपोर्ट बाय फ्लोएम। देखो जाइलम को अगर निकाल दिया जाए, किसी प्लांट के जाइलम को रिमूव कर दिया जाए, क्या होगा? जाइलम को अगर रिमूव कर दोगे, मान लो ये प्लांट है, जाइलम अंदर ही होगा, इसको अगर रिमूव कर दिया जाए तो इसके मान लो यहाँ से कट करके जाइलम को हटा दिया जाए तो क्या होगा? जाइलम को रिमूव कर दे हम तो ऊपर के पार्ट को वाटर भी नहीं मिलेगा और मिनरल्स भी नहीं मिलेगा, तो ऊपर का पार्ट क्या हो जाएगा? डाई आउट हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर हम फ्लोएम निकाल दें तो क्या होगा? अगर हम फ्लोएम निकाल दें, यहाँ से फ्लोएम निकाल दें तो क्या होगा? वाटर एंड मिनरल्स तो जाएगा ही जाएगा, और ऊपर के पार्ट पूरा ग्रो करेगा क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस होगा ही होगा वहां पे। लेकिन नीचे के पार्ट को नहीं मिल पाएगा नरिशमेंट, नहीं मिल पाएगा तो नीचे का जो ग्रोथ होगा या स्टोरेज होगा वो नहीं होगा। ठीक, लेकिन प्लांट फिर भी सर्वाइव करेगा क्योंकि वाटर एंड मिनरल्स उसको मिल रहा है। वाटर एंड मिनरल्स अगर मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो ग्रो कर सकता है। ठीक, और रूट सेल्स का बहुत ज्यादा डिमांड नहीं होता है नरिशमेंट का। ठीक, ये भी बात है। एक और बात है कि देखो ह्यूमन बीइंग में हार्ट पाया जाता है, पंपिंग ऑर्गन है, लेकिन प्लांट्स में क्यों नहीं पंपिंग ऑर्गन पाया जाता है? वहां ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या रीजन है? तो देखो भाई, प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉपिक है, उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो एक तो सब ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, तो उनके लिए जो रॉ मटेरियल है ना वहीं पे प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक, दूसरी बात क्या है कि प्लांट के बॉडी में डेड सेल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, तो डेड सेल्स ज्यादा होने की वजह से उनका जो रिक्वायरमेंट होगा पर यूनिट एरिया में, जो रिक्वायरमेंट होगा वो कम होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है कि प्लांट में लोकोमोशन नहीं होता है, बहुत कम ऐसे प्लांट होंगे जो लोकोमोट कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज मोस्ट ऑफ द प्लांट क्या है? स्टेबल है, एक ही जगह पर फिक्स है।
जबकि एनिमल क्या करते हैं, लोकोमोट करते हैं। तो यहाँ एनर्जी का डिमांड ज़्यादा है। छोटा सा एनिमल है, रैट है, लेकिन देखो कितना मूव करता है, उसको बहुत एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी चाहिए तो ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट का एक अच्छा सिस्टम चाहिए जो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करे। इसीलिए ह्यूमन बींग में हार्ट पाया जाता है और प्लांट में ऐसा कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं पाया जाता है। वहाँ पे जाइलम और फ्लोएम ही ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एक और चीज देखो याद आ गया मुझे, आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस। ये हार्ट से रिलेटेड है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसमें कई सारे ऐसे छोटे मोटे चीज हो सकते हैं। आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस जान लो। आर्टरीज, वेन्स ये क्या करते हैं, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, एक जनरल डिफरेंस बताया मैंने। इसके अलावा क्या है, मोस्ट ऑफ द आर्टरीज, यार शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, तुम डिटेल बना लेना। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड बोल सकते हो, रिच ब्लड, एक्सेप्ट क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसमें क्या होगा, कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। वेन्स हैव, सॉरी आर्टरीज हैव थिक वॉल, इनका वॉल्स थिक होता है क्योंकि ये हाई प्रेशर पे ब्लड, देखो हार्ट से ब्लड जा रहा है तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो इसीलिए इनका वॉल थिक होता है, थिक वॉल। और इसमें क्या होता है, थिन वॉल। तुम लोगों को क्रॉस सेक्शन वगैरह का डायग्राम देखो नहीं पढ़ना है, इसीलिए मेन बात केवल जान लो। नैरो ल्यूमेन, इनका ल्यूमेन क्या होता है, नैरो, मतलब कि ऐसे है। तो देखो ये ल्यूमेन ऐसे है, ल्यूमेन यानी ब्लड इसी में फ्लो करेगा। ये पूरा मसल्स है, ये पूरा मसल्स है, सॉरी, तो ये पूरा मसल्स है। ल्यूमेन तो काफी पतला सा है, इसी में ब्लड फ्लो कर रहा है। जबकि वेन्स में देखोगे ना तो ऐसे होगा, ये है उसका मसल लेयर, यानी मसल थिक, ये थिन है, देखो ये थिक है, और इसका ल्यूमेन देखो वाइड है, इसका नैरो है। तो नैरो ल्यूमेन इसमें लिखोगे और इसमें लिखोगे वाइड ल्यूमेन। वेन्स में देखो ज्यादातर वेन्स जो है, जो ब्लड कैरी करते हैं हार्ट की तरफ, अगेंस्ट द ग्रेविटी कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो ब्लड क्या हो, नीचे भी जा सकता है, इसीलिए उनमें वॉल्व पाया जाता है। इसमें वॉल्व प्रेजेंट है, वॉल्व प्रेजेंट, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड फ्लो कर रहा है, और इसमें वॉल्व्स एब्सेंट होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं, मैं तो मेन अब तुमको बताया कि एग्जाम में अगर आएगा तो यही आएगा, गिव 2 डिफरेंस 3 डिफरेंस, भाई लिख लेना। ठीक है, और भी तुमको मालूम होगा तो तुम ऐड कर सकते हो। मेरा यहाँ पर क्लास लेने का एक ही लॉजिक है कि तुमको इनसाइट प्रोवाइड करना कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं किस टॉपिक से, ठीक है ना, ताकि तुम एक फ्रेम कर सको। बाकी आंसर अपने लिखने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई कॉपी पेस्ट करो, समझे रहोगे तो बिल्कुल लिख दोगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मैं कवर कर रहा हूँ, तुम अच्छे से करो, ठीक है ना। तो ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक्सक्रीशन जो होगा नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको कवर करेंगे। थैंक यू।